हाय गाइस, मैं डॉक्टर गोविंद। और गाइस आज का जो वीडियो है वो चैप्टर 41 स्मॉल इंटेस्टाइन है। और जो नोट्स तैयार किया है गाइस वो बुक्स के सेम्बुलिंगम का है। और गाइस ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एमबीबीएस में पढ़ रहे हैं और नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 11th 12th में पढ़ रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, तो बिना वक्त गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस इसकी पहले एनाटॉमी की बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो गाइस ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पार्ट होता है, जो कि ये मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है, पाइलोरिक स्पिंचर्स जो होते हैं डिओडेनम में, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। और एंड कहाँ तक होते हैं, इलियोकेकल वेल्व्स जो होते हैं, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से ओपन होता है वहाँ तक जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाते हैं। और इसकी अगर डायमीटर की बात किया जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है बहुत स्मॉल होता है एज कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन, इसलिए जो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। अगर ये जो है तीन इंटेस्टाइन जो होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो तीन पोर्शन में डिवाइड होता है। पहला जो होता है प्रॉक्सिमल जो कि डिओडेनम कहलाता है, फिर दूसरा जो होता है वो मिडिल पोर्शन होता है जो कि जेजुनम कहलाता है, और तीसरा पोर्शन जो होता है वो डिस्टल पार्ट होता है जो कि इलियम कहलाता है। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं गाइस। अब इसकी जो है गाइस अब इंटेस्टाइनल विलाई एंड ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं। अब इंटेस्टाइनल विलाई क्या होते हैं गाइस, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का 4 लेयर्स होते हैं। एक मुकोसा, सब मुकोसा, मस्कुलर और सरोसा लेयर। जो मुकोसा होता है वो इनर मोस्ट लेयर होता है। अब इसको डिटेल में समझते हैं इसको। अब जैसे मुकोसा का जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो विलाई होता है, इसे विलाई कहा जाता है। और विलाई क्या होते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उसी को हम विलाई कहते हैं। अब विलाई को जो होते हैं वो इंट्रोसाइट से अरेंज्ड होते हैं, इंट्रोसाइट सेल्स जो होते हैं उससे अरेंज होते हैं जो कि कॉलमनार सेल्स होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार का होता है जो कि माइक्रोविलाई होते हैं। माइक्रोविलाई और विलाई दोनों मिलकर जो है ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो ये इंट्रोसाइट्स होते हैं गाइस, ये इंट्रोसाइट्स होते हैं जो कि इसमें इंट्रोसाइट्स में जो है 2 ग्लैंड्स होते हैं। एक तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम क्रिप्स ऑफ लाइवरकुन बोला जाता है, और दूसरा जो होता है वो बर्नर्स ग्लैंड होते हैं। बर्नर ग्लैंड्स मेनली जो होता है कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ डिओडेनम में पाए जाते हैं, मतलब डिओडेनम का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। और बाकी ये जो लाइवरकुन जो होते हैं, लाइवरकुन ग्लैंड्स होते हैं, ये जो होता है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं, क्रिप्स ऑफ लाइवरकुन, वो सारी जगह पाए जाते हैं। तो इसमें जो होता है वो ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं, इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स होते हैं या अर्जेंटाफिन सेल्स होते हैं, और इसमें पेंथ सेल्स होते हैं, माइक्रोविलाइस होते हैं, और इसमें वेन्यूल्स होते हैं जो कि वेन्स में जो है आकर यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आर्ट्रियोल्स होते हैं, और सेंट्रल लेक्टेट होते हैं। अब सेंट्रल चैनल से लेक्टेट हम कह सकते हैं। तो सेंट्रल लेक्टेट जो होते हैं वो आगे चलकर लिम्फेटिक वेसल से वो मिल जाते हैं। तो ये होते हैं गाइस। अब ग्लोबुलेट सेल्स जो होते हैं वो ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं वो मुकस सेक्रेट करते हैं, और इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स या अर्जेंटाफिन सेल्स जो होते हैं ये जो है इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो सेक्रेट करते हैं। और पेंथ सेल्स जो होते हैं वो साइटोकिन्स या डिफेंसिंग बोल सकते हैं, डिफेंसिंग सेल्स जो होते हैं ये सेक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं ये गाइस। इसको आप बस इसको याद बस रखिएगा कौन कौन सेल कहाँ पाए जाते हैं, बस इतना ये इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे ही हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मेन प्रॉपर्टीज जो होता है गाइस, इसका वॉल्यूम जो होता है वो 1800 ml पर डे जो होता है सेक्रेशन होता है। और पीएच की अगर बात किया जाए तो पीएच जो होता है वो 8.3 होता है जो कि हाईली एल्कलाइन होता है। और इसमें जो होता है कंपोजिशन जो होता है वो 99.5% जो होता है वाटर होता है, 0.5% जो होता है वो सॉल्यूट होता है। ये होता है। अब ये सल्यूट में जो होता है गैस, इसमें जो है
ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे एंजाइम्स हो गए हैं। अब एंजाइम्स में जो होते हैं जैसे प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे एमिनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, ट्राइपेप्टाइडेज, तो ये होता है। और एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, लिपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, तो ये होते हैं। फिर इनऑर्गेनिक अगर सब्सटेंस की बात किया जाए तो जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, बाइकार्बोनेट, क्लोरीन वगैरह वगैरह ये सब होते हैं। तो गाइस ये होता है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए गाइस कि यहाँ पर जो होता है कि बाइकार्बोनेट गाइस बहुत ज्यादा यहाँ पर सीक्रेट होता है। तो यहाँ पर जो है अल्कलाइन मीडियम इसलिए है क्योंकि यहाँ बाइकार्बोनेट बहुत ज्यादा सिक्रेशन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब फंक्शन की बात कर लिया जाए, सुकरसिंट्रिकस जो होता है वो मीन्स इंट्रोसाइट्स जो होते हैं वो सेक्रेट जो करते हैं, वो क्या उसका फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो डाइजेस्टिव का फंक्शन करते हैं। अब जो फूड जो कायमी जो आते हैं वो पार्सली डाइजेस्टेड फूड रहते हैं, मतलब हल्का फुल्का डाइजेस्टेड रहते हैं। तो यहाँ पर जब आते हैं तो पूरा का पूरा डाइजेस्ट होता है, पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है। पूरा डाइजेशन जो होता है यहीं पर होता है, सुकरसिंट्रिकस करता है। तो सबसे पहले ये तो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड टू फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। कौन कौन करते हैं? अब यहाँ सबसे ज्यादा प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और लिपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं कि यहाँ पर पेप्टाइड्स को, पेप्टाइडेज जो एंजाइम होते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, डाइसेक्राइड्स जो होते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं मोनोसेक्राइड्स में। लिपोलाइटिक एंजाइम्स वो होते हैं जो ट्राइग्लाइसराइड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो गैस ये डाइजेस्टिव फंक्शन का ये सुकरसिंट्रिकस बहुत ज़्यादा मेन फंक्शन का काम करता है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन का। गाइस प्रोटेक्टिव फंक्शन में सबसे पहले ये जो कायमी जब आता है, फूड जो आता है स्टमक में जब आता है, इंटेस्टाइन में जब आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो एसिडिक होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जब न्यूट्रलाइज जब कर देता है तो सबसे पहले ये इंटेस्टाइनल अल्सर से बचा देता है, क्योंकि किसी तरह का इंजर्ड ना हो, इसलिए जो है इंटेस्टाइनल अल्सर से बचाता है ये। दूसरा चीज़ ये है कि डिफेंसिन जो होते हैं, इंट्रोक्रोमाफिन सेल्स जो होते हैं वो डिफेंसिन जो सेक्रेट करते हैं, ये एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स का काम करता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एंटीबैक्टीरियल जो होता है, एंटीबायोटिक का काम करता है ये। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मतलब जो है डेड कर देता है, किल करता है, तो ये काम करता है। तो इसका बहुत वर्क होता है, यहाँ पर बहुत अच्छा फंक्शन होता है सुकरसिंट्रिकस का। अब ये गाइस तीसरा जो होता है फंक्शन इसका जो एक्टिवेट करता है। अब क्या एक्टिवेट करता है? ट्राइपेप्सिनोजेन को ट्राइप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब इंट्रोकाइनेज जो होते हैं वो सुकरसिंट्रिकस को ही इंट्रोकाइनेज कहा जाता है, तो ट्राइप्सिनोजेन को ट्राइप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, तो एक्टिवेट करता है ये। हेमोपेटिक क्या होते हैं? हेमोपेटिक ऐसे होते हैं जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं, जैसे कि विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में वर्क होता है। तो ये सबसे बड़ा मतलब जो है ये हेमेटोपोइटिक फंक्शन जो होता है इथ्रोपोइसिस में काम करता है, ताकि विटामिन B12 को एब्जॉर्ब हो सके। हाइड्रोलाइटिक का काम करता है। अब हाइड्रोलाइटिक क्या होते हैं कि गैस ये इंटेस्टाइनल जूस जो होते हैं, सुकरसिंट्रिकस जो सेक्रेट होते हैं, वो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होता है डाइजेशन का वो होता है, ये बहुत सहायता करता है। तो ये हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस भी एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है सुकरसिंट्रिकस का। तो फंक्शन हो गया गाइस ये सुकरसिंट्रिकस का। अब जो है फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का बात कर लेते हैं। अब मैकेनिकल सबसे नंबर पहले आता है कि मैकेनिकल फंक्शन काम करता है। मैकेनिकल फंक्शन कैसे करता है कि जैसे कि फूड जब आता है तो इसको मूवमेंट कराता है। और जब मूवमेंट कराएगा तो डाइजेस्टिव जूस जो होगा वो मिक्स होंगे, एक दूसरे जब मिक्स होंगे तो डाइजेशन प्रोसेस अच्छे से होंगे। तो ये सबसे बड़ी काम करता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो मैकेनिकल का काम करता है। दूसरा जो है वो सेक्रेशन का काम करता है, सेक्रेटरी फंक्शन काम करता है, जो इंट्रोकाइनेज, जीआई हार्मोन्स जो होते हैं, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टिकिनिन वगैरह जो है तो ये सेक्रेशन कराता है। ठीक है, तो ये हो गया। हार्मोनल का फंक्शन काम करता है कि हार्मोनल जो होते हैं जैसे सेक्रेटिन हो गए, कोलेसिस्टिकिनिन हो गए, ये हार्मोनल का ये काम करता है। अब इसमें ये होता है कि जैसे कि मूवमेंट, फूड को जो है मूवमेंट कराना है तो ये जो है हार्मोन्स जो है वर्क करते हैं।
डाइजेस्टिव फंक्शन काम करता है। डाइजेस्टिव फंक्शन में आप देखिएगा यहाँ पर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है डाइजेस्टिव फंक्शन का यही पार्शियली डाइजेस्टिव फूड को फाइनल डाइजेस्टिव फूड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये डाइजेस्टिव फंक्शन काम करता है। एक्टिवेटर का काम करता है जो है कि ट्राइपेप्सिनोजेन को ट्राइप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। हेमियोपोएटिक का काम करता है। अब हेमियोपोएटिक जो है इथ्रोपोइसिस में जो है बहुत बड़ा काम करता है, जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। हाइड्रोलाइटिक का काम करता है, ठीक है, सुकासिंट्रिकस का। अब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऐसे काम करते हैं जो कि एंजाइम जो एंजाइम्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके उसको वर्क करते हैं। एब्जॉर्प्टिव का काम करते हैं। अब गाइस यहाँ एब्जॉर्प्टिव का काम क्या होता है कि सबसे यहाँ मेन इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये होता है कि जो है डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गया, अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हो गए, इसको एब्जॉर्ब करता है। और मेनली ये कहाँ पर होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये बहुत बड़ा वर्क होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अच्छा, अब ये रेगुलेशन ऑफ सेक्रेशन ऑफ सुकासिंट्रिकस, अब कैसे रेगुलेट होते हैं, कैसे सेक्रेशन होता है, तो कैसे रेगुलेट होते हैं, तो ये दो तरीका है, एक नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू होता है और एक हार्मोनल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू जो है पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं और सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। अब सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं, सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम को जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा तो वो क्या करेंगे कि जो है सेक्रेशन को इंक्रीज कर देंगे। मीन्स सेक्रेशन इंक्रीज कब होगा, जब ये वैसो डायलेट हो जाएंगे, मतलब डायलेट जब हो जाएंगे तब ये जो है सेक्रेशन ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से सिम्पेटिक नर्वस सिस्टम को जब स्टिमुलस मिलेगा तो क्या करेगा, वैसो कंस्ट्रिक्ट कर देगा और क्या होगा कि सेक्रेशन जो है वो रुक जाएगा, वो मतलब स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है नर्वस मैकेनिज्म के थ्रू। हार्मोनल मैकेनिज्म के थ्रू जो होता है कि जैसे कि कोलेसिस्टिकिनिन हो गए, सेक्रेटिन हो गए, इंट्रोक्रिनिन हो गए, ये सब हार्मोन्स होते हैं जो कि जब कायमी जब आता है इंटेस्टाइन में जब एंट्री लेता है तो इसमें क्या होता है कि ये हार्मोन्स जो होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं कि जो है सुकासिंट्रिकस जो होते हैं वो इसको सेक्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं जैसे स्टिमुलस मिलता है। तो ये हो गया। तो गैस ये दो तरीके होते हैं, नर्वस और हार्मोनल मैकेनिज्म। अब गैस इसका फटाफट जो है इसका डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। अब मेन डिसऑर्डर जो होते हैं गैस, इसका माल एब्जॉर्प्शन होते हैं, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होते हैं, क्रोन डिजीज होते हैं, ट्रॉपिकल स्प्यूर होते हैं, स्ट्रोटोरिया होते हैं, सिलिक डिजीज होते हैं। तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब माल एब्जॉर्प्शन जो होता है जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का फुल्का जो है एब्जॉर्प्शन होता है। और इसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन जो होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। अब जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो होता है वो दिक्कतें होने लगती है और एक तरह का डिजीज स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये होता है। अब माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम क्या होते हैं, जैसे डिजीज स्टार्ट होता है तो उसी प्रकार का कई डिजीज जब हो जाएंगे तो उसको सिंड्रोम कहा जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं जैसे कि क्रोन डिजीज हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रॉपिकल स्प्यूर हो जाएगा, स्ट्रेटोरिया हो जाएगा, सिलिक डिजीज हो जाएगा। तो ये सब जो है सिंड्रोम में आ जाएंगे, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में आ जाएंगे। अब क्रोन डिजीज क्या होते हैं, क्रोन डिजीज जो होते हैं गैस ये जो है इसको एंट्राइटिस भी बोला जाता है, जो कि इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज से बोला जाता है, IBD। अब इसमें होता क्या है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो होता है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, खास तौर पे जो है लोअर पार्ट, इलियम का पार्ट जहाँ होता है वहाँ पर जो है इन्फ्लामेशन होने लगता है। तो इसी को हम क्रोन डिजीज कहते हैं। और इसके कॉसेस की अगर बात किया जाए तो मेन कॉसेस जो होता है वो एबनॉर्मलिटीज ऑफ इम्यून सिस्टम की वजह से जो है वो होता है। और कभी कभी जो है वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू भी ये हो जाता है। ठीक है, और इसमें ख़ास तौर पे जो है इसमें अगर फीचर्स की बात किया जाए तो इसमें जो है विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे वेट लॉस हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, फिर उसका डायरिया, तो ये सब होने लगता है। तो बस ठीक है, तो ये होता है। अब ट्रॉपिकल स्प्यूर क्या होते हैं, अब जैसे मान लीजिए ये कोई डिजीज़ जो है, अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल के तौर बता रहा हूँ, जैसे क्रोन डिजीज़ है। अब क्रोन डिजीज़ जो है दिल्ली में बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में। तो यहाँ पर कोई आदमी जाएगा, कोई पर्सन जब जाएगा वहाँ पर दिल्ली में तो वहाँ पर ये डिजीज़ हो जाएगा उससे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल स्प्यूर बोलते हैं। मतलब जहाँ डिजीज़ कॉमन रहता है वहाँ पर चांसेस जो होता है डिजीज़ का बढ़ जाता है उससे,
ठीक है, तो इसी को हम ट्रॉपिकल स्प्यूर बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है। स्टेटोरिया क्या होते हैं? स्टेटोरिया जो फैट्स जो होता है वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, जिससे जैसे जैसे पेनक्रियाटिक लाइपेज जो होते हैं वो पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करते हैं कि फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए एब्जॉर्ब जब नहीं होगा तो फैट्स की डिफिनेंसी हो जाएगा, फैट जब डिफिनेंसी होगा तो इसी को हम क्या कहेंगे? स्टेटोरिया बोला जाएगा। ठीक है, अब सिलिक डिजीज क्या होते हैं? सिलिक डिजीज वो होते हैं कि एटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं, जो कि मुकोसा डैमेज हो जाता है, चाहे या एट्रोपी हो जाए विलाई का, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिलिक डिजीज बोलते हैं। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं। और ख़ास तौर पे ये ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी होता है। ग्लूटेन क्या होता है कि एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि अगर इसकी डिफिनेंसी हो जाए तो सिलिक डिजीज एराइज हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो है सिलिक स्प्यूर या नॉन ट्रॉपिकल स्प्यूर भी बोल सकते हैं, मतलब ग्लूटेन सेंसिटिव इंट्रोपैथी या सिलिक स्प्यूर या नॉन ट्रॉपिकल स्प्यूर बोल सकते हैं। तो ये होता है। अब ये ग्लूटेन प्रोटीन की अगर डिफिनेंसी हो जाएगा तो इसमें मुकोसा जो होता है मुकोसा डैमेज हो जाएगा और एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाएगा विलाई का, तो इसे एट्रोपी ऑफ विलाई भी कहा जाएगा। तो ये इसी को सिलिक डिजीज कहा जाता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। तो वीडियो को गाइस आज कहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। थैंक यू गाइस।